नमस्कार दोस्तों। आज हम मैग्नेटिक जो हमारा चैप्टर है चुंबकत्व वाला, उस चैप्टर को हम पूरा समझेंगे दोस्तों एक वीडियो में। और इस वीडियो के साथ आप बने रहिए। मैं एक कहानी के माध्यम से, एक स्टोरी के माध्यम से आप लोगों को इसको समझाने का प्रयास करूँगा। तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें दोस्तों। तो चलते हैं। मेरे पास यहाँ पर दो तीन बुक रखी हुई हैं दोस्तों, और सभी बुकों से मैंने आप वीडियो बनाने का प्रयास इसमें मैं कर रहा हूँ। तो जैसे ही मैं आपको स्टोरी सुनाता हूँ तो आप अपने दिमाग में उसकी एक इमेज क्रिएट अवश्य कर लिया करें दोस्तों, क्योंकि इमेज हमारे जो दिमाग में लंबे समय तक रहती है दोस्तों। तो यहाँ पर जो चुंबकत्व कैसे आई और कैसे बनी उसके बारे में सारा कुछ इसमें दे रखा है। तो चलते हैं दोस्तों। तो मैं स्टोरी शुरू करता हूँ दोस्तों। एक किसान था दोस्तों, और वो किसान जो है 6000 वर्ष पूर्व एशिया माइनर में रहता था दोस्तों। देखो यहाँ पर ये बुक का भी प्रूफ मैं आपको दे रहा हूँ। 6000 वर्ष पूर्व कहाँ रहता था? एशिया माइनर में रहता था। तो हुआ क्या दोस्तों कि एशिया माइनर का एक स्थान था मैग्नीसिया नामक स्थान। मैग्निया नामक स्थान पर उसे क्या मिला? एक पत्थर मिला जो काले कलर का था दोस्तों। और उस पत्थर का नाम उसने क्या रखा दोस्तों? मैग्नेट रखा। उस किसान ने उसका नाम क्या रख दिया? मैग्नेट रखा। और उसमें उसने देखा कि उसमें एक ऑक्साइड पाया गया और उस ऑक्साइड का जो नाम था वो क्या था? Fe2O3, है ना। तो आयरन का जो ऑक्साइड पाया गया इसलिए, और थोड़ा वो काले कलर का था। तो मैग्नीशिया जो पत्थर होता है दोस्तों वो काले कलर का होता है, इसी वजह से इसका नाम मैग्नेट रखा। और मैग्नेट क्या है? उसी पत्थर की तरह दिखने वाला था, इसलिए इसका नाम मैग्नेट रख दिया दोस्तों। तो आगे दोस्तों क्या होता है? अब वो किसान था, तो किसान तो आप जानते हैं दोस्तों, किसान खेती करते हैं। तो उसने खेती करना शुरू कर दिया। क्या करना शुरू कर दिया दोस्तों? खेती करना शुरू कर दिया। तो यहाँ पर खेती की उसने, तो यहाँ की उसकी खेती की मैग्नेट फील्ड की खेती की, चुंबकीय क्षेत्र की खेती की। तो जब चुंबकीय क्षेत्र की जब खेती की, तो आपने देखा होगा जब हम किसी क्षेत्र या किसी खेत में कुछ बोते हैं दोस्तों, तो उसका कुछ एरिया होता है। तो आप समझ सकते हैं कि जहाँ चुंबक का प्रभाव हो, जहाँ तक चुंबक का प्रभाव हो उस क्षेत्र को मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं, चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। और दोस्तों, इसका जो मात्रक है वो क्या है? वेबर प्रति मीटर स्क्वायर होता है। तो अब मात्रक कैसे बना दोस्तों? जब हमारे पास कोई खेत होगा तो उसमें हम बुवाई करेंगे। आप बुवाई याद रखिए, हमारे पास खेत है और खेत में हम क्या कर रहे हैं? बुवाई कर रहे हैं। किसान के पास खेत था, खेत में कुछ उसने बोया, और बोते हैं तो किसी एरिया में बोएंगे दोस्तों, तो वो वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। एरिया का मात्रक क्या होता है? लंबाई गुना चौड़ाई होती है, एरिया मल्टीपल में होता है। तो ये को क्या हो जाएगा? मीटर स्क्वायर हो जाएगा। बुवाई की किसमें की? मीटर स्क्वायर में की, खेत में बुवाई की। तो इसका मात्रक वेबर प्रति मीटर स्क्वायर हो गया। और बुवाई कैसे की? उसने बल लगा के की, किसी बल लगा की, तो न्यूटन बल का मात्रक हो गया। और मीटर स्क्वायर को इसमें तोड़ दिया है एम्पियर मीटर में, क्योंकि यहाँ पर जो चुंबकत्व बन रही है दोस्तों वो किसके कारण बन रही है? इलेक्ट्रिसिटी के कारण बन रही है। इलेक्ट्रिसिटी जब किसी क्षेत्र से गुजरती है तो क्या होता है? बल लगने पर क्या होता है? मैग्नेट बन जाती है, चुंबकीय फ्लक्स बनता है। तो बस आपको केवल ये ध्यान रखना है कि जो किसान था उसने क्या की? खेती की, और खेती में कुछ क्या हुए? बीज बोए। ठीक है दोस्तों, चलो आगे बढ़ते हैं अब आगे। तो आपको ध्यान हो गया होगा कि बोने से तो आपका वेबर याद आ जाएगा, और बुवाई की एरिया से क्या हो जाएगा? मीटर स्क्वायर हो जाएगा। आगे पढ़ते हैं। आगे क्या दोस्तों? अब दूसरी चीज आई इसमें, चुंबकीय प्रेरण, मैग्नेटिक इंडक्शन। अब वो जो किसान था, अब किसान ने जो बीज बोए, तो बीजों को कहीं रखा गया। अगर बीजों को अच्छी परवरिश दी जाए तो बीज क्या होते हैं? ज़्यादा होते हैं दोस्तों, अच्छी उपज करते हैं। जैसे मान लो कुछ लोग बोते समय बीजों को क्या कर देते हैं? भिगो देते हैं, तो नमी कर देते हैं। तो ऐसे आप समझ सकते हैं कि जब चुम्बक के पास किसी वस्तु, ऐसी वस्तु को जो चुम्बक आकर्षित करती है, अट्रैक्ट करती है, अपने पास अट्रैक्ट करती है, उसको रखा जाता है।
तो क्या हो जाता है, उसमें चुंबकीय गुण आ जाते हैं। वो क्या बन जाती है, चुंबक बन जाती है दोस्तों। तो बीजों को उसने अपने पास रखा, किसी नमी में रखा, तो बीज क्या हो गए, उगने के लिए क्या हो गए, अंकुरित हो गए, थोड़े थोड़े अंकुरित हो गए वो। तो अब इसका भी मात्रक यही होता है दोस्तों, इसका भी मात्रक क्या होता है, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। क्योंकि अभी तो हम बुवाई कर रहे हैं दोस्तों, जो किसान था अभी तो अपने खेतों को बो रहा है, तो मात्रक क्या बन गया, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। वेबर से बुवाई, और एरिया में उसने किसी एरिया में बुवाई की तो मीटर स्क्वायर में होता है एरिया, तो वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। और बुवाई किससे की, बल लगा की, तो बल का मात्रक न्यूटन। और ये एरिया जो है, एरिया कैसा है, चुंबकीय एरिया है, इसमें से इलेक्ट्रिसिटी जा रही है, किसी मीटर के अकॉर्डिंग जाएगी, ठीक है। तो एम्पियर मीटर हो गया, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर भी इसका मात्रक होता है दोस्तों। अब क्या होता है दोस्तों, आगे आगे आ गया चुंबकीय फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है, मैग्नेटिक फ्लक्स होता है दोस्तों किसी पृष्ठ पर गुजरने वाली चुंबकीय रेखा। अब देखो, उसने जब बुवाई की, तो बुवाई किसी एरिया में की होगी, किसी क्षेत्र में की होगी, तो वो बुवाई के लिए उसने क्या इस्तेमाल किया, मशीन का इस्तेमाल किया दोस्तों। किसका इस्तेमाल किया, मशीन का इस्तेमाल किया। तो मशीन से जब बुवाई करते हैं तो दोस्तों आपने देखा होगा कि बुवाई करते समय वो कुछ एक स्थान निर्धारित होता है, जैसे 10 सेंटीमीटर के अकॉर्डिंग वो लेके चलेगी मशीन, या 5 सेंटीमीटर की दूरी फिक्स कर देगी, तो ऐसी दूरी फिक्स हो गई। तो ये इस तरह से आप जो खेत रहे देखो, इस तरह से बुवाई हो रही है खेत में, तो ये क्या हो गया, ये चुंबकीय रेखाएं हो गई। तो किसी बद्ध एरिया, किसी एरिया से गुजरने वाला, क्या गुजरने वाला, चुंबकीय रेखा गुजरने वाली चुंबकीय रेखाओं को क्या कहते हैं, चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। किसी एरिया से गुजरने वाली चुंबकीय रेखाओं की संख्या क्या कहलाती है, चुंबकीय फ्लक्स कहलाती है दोस्तों। तो मेरे पास एक बुक और है दोस्तों, तो इसमें आप देख सकते हैं, ये बहुत स्टैंडर्ड बुक है। तो चुंबकीय जो फ्लक्स है दोस्तों, वो क्या है, उसका इसमें दिखा रखा है। तो चुंबकीय फ्लक्स जो होता है, एक वेबर जो होता है वो कितना होता है, 10⁸ लाइन के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, 10⁸ लाइन, है ना। तो ये चुंबकीय फ्लक्स इसने दिखा रखा है, देखो ये एरिया है, इधर से देखो ये चुंबकीय लाइन है, ये इधर से आर पार होगी फ्लक्स। तो आपने देखो प्रैक्टिकली देखा होगा, किसी हम चादर ले लेते हैं, या कोई हमारे पास स्टील का कुछ ऐसा चादर है, या हमारे पास बुक है, और बुक के नीचे हम चुम्बक लगाते हैं, और चुम्बक से हम ऊपर कुछ वस्तुएं जो चुम्बक आकर्षित करती है उनको रख देते हैं, तो चुंबकीय फ्लक्स उसके आर पार निकल जाता है। तो इसका भी मात्रक क्या होता है दोस्तों, तो इसको निरूपित किया जाता है फाई से, और फाई बराबर होता है बी इंटू ए। तो बी क्या है, बी चुंबकीय क्षेत्र हो गया, और ए क्या हो गया, एरिया हो गया, ठीक है। तो इसका भी मात्रक क्या हो जाएगा दोस्तों, वेबर हो जाएगा, केवल वेबर, क्या हो जाएगा, वेबर हो जाएगा, है ना। क्योंकि हम इसमें केवल बुवाई कर रहे हैं, किसी खेत में हमने बुवाई की, किसान ने उसने बुवाई की, तो क्या हो गया, इसका मात्रक वेबर हो गया। और जो घनत्व होता है, घनत्व क्या होता है दोस्तों, चुंबकीय क्षेत्र बराबर चुंबकीय फ्लक्स बट्टी एरिया। तो घनत्व वही हो जाएगा दोस्तों, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। अब आप समझ लीजिए, चुंबकीय घनत्व, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, चुंबकीय घनत्व का मात्रक वेबर प्रति मीटर स्क्वायर होता है। चुंबकीय प्रेरण, मैग्नेटिक इंडक्शन का मात्रक वेबर पर मीटर स्क्वायर होता है। और क्या होता है दोस्तों, चुंबकीय क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है ना, मैग्नेटिक फील्ड का भी मात्रक क्या होता है दोस्तों, वेबर पर मीटर स्क्वायर होता है। और इसे हम टेस्ला भी कहते हैं दोस्तों, क्योंकि टेस्ला नामक साइंटिस्ट ने इसकी सर्च की थी, खोज की थी। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ दोस्तों। तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और दोस्तों में कमेंट करें दोस्तों। अब क्या होता है दोस्तों, कि जब जो किसान था 6000 वर्ष पूर्व एशिया माइनर में रहता था, और उसे जो पत्थर पाया था काले कलर का, उसे मैग्नेट कहा गया। अब उसने बुवाई कर दी, तो उसमें जो बुवाई करने के बाद जो फसल तैयार हुई दोस्तों, उसमें 3 तरह के बीज उसमें तैयार हुए। जब कोई पौधा हम अनाज उगाते हैं या कोई फसल करते हैं, तो कहीं आपने देखा होगा कि कुछ पौधे तो बहुत स्ट्रांग होते हैं, और कुछ क्या होते हैं, वीक हो जाते हैं। तो तीन तरह के उसके बीज प्राप्त हुए उससे, फसल से। तो पहला क्या था, प्रतिचुंबकीय। कुछ बीज क्या थे, जो ना तो उग सकते थे, वो बिल्कुल ऐसे थे, चमकदार तो बहुत ज़्यादा थे, पर वो उग नहीं सकते थे। और दूसरी तरह के जो बीज थे, वो क्या थे दोस्तों, वो थोड़े कम चमकदार थे,
थोड़ी कम चमकदार थे, और कुछ बीज उसमें ऐसे थे जो क्या हो सकते थे, उग सकते थे। और जो तीसरे प्रकार के जो बीज थे वो बहुत ही स्ट्रांग थे, बहुत ही स्ट्रांग, और क्या थे, मजबूत थे। और मजबूत थे पर वो चमकीले नहीं थे दोस्तों, इतने इतने ज़्यादा चमकीले नहीं थे, पर वो स्ट्रांग बहुत थे। तो वो क्या थे, वो पूरी तरह से उगने वाले थे, मतलब अच्छी बीज, अच्छी क्वालिटी के, 3 तरह की क्वालिटियों से प्राप्त हुई। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं। तो मैग्नेट का अगर वर्गीकरण किया जाए तो वो 3 टाइप में बट जाती है अकॉर्डिंग टू सबस्टेंस। क्लासिफिकेशन ऑफ मैग्नेट अकॉर्डिंग टू मटेरियल या सबस्टेंस। मटेरियल के अकॉर्डिंग हम क्लासिफिकेशन अगर करते हैं तो पहले पदार्थ जो होते हैं वो होते हैं प्रतिचुम्बकीय, इन्हें होते हैं डायामैग्नेटिक मटेरियल, ठीक है ना। तो जो डायमैग्नेटिक मटेरियल होते हैं, और दूसरे क्या होते हैं दोस्तों, अनुचुम्बकीय होते हैं। ये क्या होते हैं, पैरामैग्नेटिक होते हैं, है ना दोस्तों। ये कौन से होते हैं, पैरामैग्नेटिक दूसरे वाले। और तीसरे वाले जो होते हैं लोह चुम्बकीय वो होते हैं फेरोमैग्नेटिक, जिन्हें फेराइट्स भी बोला जाता है। अब दोस्तों ये जो किसान था, अब उसमें देखो इसने फसल की, उसमें 3 तरह के बीज हुए। 3 तरह के बीज कौन से हुए, प्रतिचुम्बकीय, अनुचुम्बकीय और लोह चुम्बकीय। तो जो प्रतिचुम्बकीय थे दोस्तों, उनमें क्या थे दोस्तों, बिस्मथ था, जस्ता था, तांबा था, चांदी, चमकीले बहुत थे। पहले वाले जो बीज थे जो उग नहीं सकते थे पर वो चमकीले बहुत थे, चांदी, सोना, हीरा, नमक, पारा देखो चमकीला होता है, जल भी चमकीला होता है दोस्तों, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ये सभी जो पदार्थ हैं वो क्या है, प्रतिचुम्बकीय हैं। इन पदार्थों को चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर ये बाह्य क्षेत्र की विपरीत दिशा में क्या हो जाते हैं, मामूली से चुंबकित हो जाते हैं। कहने का मतलब ये है कि ये इतने ज़्यादा चुंबकित नहीं होते, चुंबकीय गुण इनमें बहुत कम पाया जाता है। प्रतिचुंबक, चुंबक के विपरीत इनका प्रभाव होता है दोस्तों। और दूसरा क्या है, अनुचुंबकीय समचुंबकीय पदार्थ, पैरामैग्नेटिक मटेरियल होते हैं दोस्तों। जो पदार्थ चुंबक द्वारा आकर्षित या हल्की मामूली थोड़े जिनमें मैग्नेटिक गुण आ जाते हैं वो क्या कहलाते हैं, पैरामैग्नेटिक कहलाते हैं। अब यहाँ समझने की बात यह है दोस्तों, जो पहले वाले पदार्थ थे प्रतिचुंबकीय, उनके जो सापेक्ष रिलेटिव परमेबिलिटी का जो मान है वो क्या होता है, 1 से कम होता है, ठीक है। और यहाँ जो अनुचुंबकीय पदार्थ होते हैं उसमें जो म्यू का मान, रिलेटिव परमेबिलिटी, चुंबकीयशीलता का जो मान है वो 1 से थोड़ा ज़्यादा होता है। इसमें क्या होता है, थोड़ा ज़्यादा होता है। यहाँ मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को दोस्तों, देखो यहाँ पर ये दे रखा है, इसमें ये मान क्या होता है, ज़्यादा होता है। और जो पदार्थ होते हैं दोस्तों लोह चुंबकीय पदार्थ, अब इसके देख लेते हैं पहले। इसमें अनुचुंबकीय पदार्थ जो थे पैरामैग्नेटिक कौन कौन से, देखो एल्यूमिनियम हो गया दोस्तों, प्लेटिनम है, मैग्नीज है। अब किसान ने सबसे पहले अपने खेत में जब बीज डाला था तो दोस्तों उसमें उसने खाद भी दिया था, बहुत सी सारी चीज़ें दी थी। तो मैंने आपको दिखाया था कि जो चीज़ चमकदार है, ऐसे पदार्थ जो चमकदार थे वो क्या थे, प्रतिचुंबकीय पदार्थ थे। और यहाँ जो चमकदार इतने नहीं हैं, जैसे एल्यूमिनियम हो गया, प्लेटिनम हो गया, मैग्नीज हो गया, सोडियम हो गया, और जो ऑक्सीजन के कुछ लवण हैं लोहे के साथ जो मिक्स हो गए हैं वो भी सभी क्या होते हैं, अनुचुंबकीय होते हैं दोस्तों पदार्थ, पैरामैग्नेटिक हो गए। और इसमें जो इसकी जो चुंबकीयशीलता की जो वैल्यू होती है वो हमेशा 1 से थोड़ी ज़्यादा होती है। और पहले जो अनुचुंबकीय पदार्थ थे वहाँ पर चुंबकीयशीलता की वैल्यू 1 से कम थी। अब 1 से बहुत ज़्यादा हो, चुंबकीयशीलता की वैल्यू 1 से क्या हो, बहुत ज़्यादा हो जाए, ठीक है, बहुत ही ग्रेटर देन हो, तो वो जो पदार्थ होंगे दोस्तों वो क्या होंगे, वो होंगे आपके लोह चुंबकीय पदार्थ, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल होंगे दोस्तों, है ना। तो ये पदार्थ कौन कौन से ये देख लेते हैं। इसमें लोहा हो गया दोस्तों, लोहा तो पहले नंबर पे, तो वो बहुत स्ट्रांग होता है, लोहा मजबूत भी होता है। देखो निकिल हो गया, कोबाल्ट हो गया, तथा इनकी मिश्र धातु है। पर ये इतने पदार्थ इतने ज़्यादा चमकीले नहीं होते, जैसे सोना और हीरा और आपका जो सबसे पहले हमने पढ़ा था उनकी तरह इनमें इतनी चमक नहीं है, पर ये स्ट्रांग होते हैं। और इनसे जो बनने वाली मैग्नेट होती है वो क्या होती है, स्थायी होती है दोस्तों, बहुत ही स्थायी होती है। तथा विद्युत चुम्बकों के लिए लोह चुंबकीय पदार्थों का ही उपयोग किया जाता है। हम अगर विद्युत चुम्बक बनाना चाहते हैं तो लोह चुंबकीय पदार्थों का उपयोग करना पड़ेगा। अब देखो इसमें मैंने आगे
पहले वीडियो में पढ़ा चुका हूँ आपको चुम्बक कैसे बनती है, तो दोबारा आप देख लीजिए। मेरे पास ये बुक है, बहुत ही अच्छी बुक है, ये एशियन पब्लिकेशन है और है ना। तो कई पब्लिकेशन से हम पढ़ते हैं, कोई एक पब्लिकेशन नहीं है दोस्तों। तो पब्लिकेशन पर आप ध्यान ना दें, ध्यान आप केवल टॉपिक पे दिया करें और टॉपिक से आप पढ़ा करें, क्योंकि प्रत्येक बुक पढ़नी चाहिए मेरे हिसाब से, और उनमें जो अच्छी चीज़ है वो सब हमें ले लेनी चाहिए। और जो कॉमन सारी चीज़ें बुकों में जो मिलती हैं वो अच्छी जो चीज़ें हैं, जो हमारे जो थ्योरी हैं, जो हमारे जो थ्योरम हैं, जो सारी चीज़ें हैं और न्यूमेरिकल जो कुछ भी पॉइंट सही वो क्या होते हैं, कॉमन अगर होते हैं तो वो पूरी तरह से ठीक माने जाते हैं। तो चुम्बकन की व्याख्या परमाणु मॉडल के आधार पर मैंने आपको बताई थी। जो चुम्बक कहीं अगर बनती है, चाहे वो कैसी भी चुम्बक से, वो इलेक्ट्रॉनों की गति से ही बनती है। और इलेक्ट्रॉन अगर परिक्रमण करते हैं, देखो यहाँ पर नाभिक के चारों ओर परिक्रमण कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन, तब भी चुम्बक बनेगी। और क्या कर रहे हैं, चक्रण कर रहे हैं, स्पिन कर रहे हैं, तब क्या बनेगी, स्ट्रॉन्ग चुम्बक बनेगी। तो यहाँ पर ये चीज़ में समझाई गई है कि जब चुम्बक में जब कहीं चुम्बक हो या कोई पदार्थ हो किसी में, और इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, ऑर्बिटल कक्षीय गति करते हैं, तो वहाँ पर जो चुम्बक बनती है दोस्तों वो थोड़ी वीक बनती है, इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं बनती। अगर चक्रण करते हैं, स्पिन मोशन करते हैं, अपनी ही दूरी पर अगर घूमते हैं, रोटेशन मोशन करते हैं अगर इलेक्ट्रॉन, तो जो इनसे बनने वाली जो चुम्बक है वो भी क्या होगी, स्ट्रॉन्ग होगी। देखो यहाँ पूरा दे रखा है, सार मैं आपको दिखा देता हूँ। इलेक्ट्रॉनों की चक्रण गति, स्पिन मोशन ही चुम्बकत्व के लिए उत्तरदायी है। उत्तरदायी का मीन्स आप समझ रहे हैं, उत्तरदायी का मीन्स ये हुआ कि चुम्बकन अगर कहीं बन रहा है, स्ट्रॉन्ग चुम्बक कहीं बन रही है, बढ़िया चुम्बक अगर बन रही है, तो वो स्पिन मोशन के कारण ही बनेगी, इलेक्ट्रॉनों के स्पिन मोशन के कारण ही बनेगी, है ना दोस्तों। और ये फेराइट्स या फेरोमैग्नेट पदार्थ मैंने आपको लास्ट वीडियो में समझा दिए। ये फेराइट जो होते हैं दोस्तों वो क्या होते हैं, लोहे की अवयवों से मिलकर जो पदार्थ बनते हैं, है ना। ऐसी चुम्बक जो बनती है वो क्या कहलाती है, फेराइट्स कहलाती है। फेराइट्स क्या है, लोह चुम्बकीय क्या होते हैं, अर्धचालक होते हैं, सेमीकंडक्टर होते हैं, जो मृत चुम्बकीय पदार्थ भी होते हैं और क्या होते हैं, हार्ड भी होते हैं। चलो आगे पढ़ते हैं दोस्तों, है ना। क्यूरी टेम्परेचर है, विचुम्बकन या क्यूरी टेम्परेचर। अब देखो चुम्बक तो बन गई, किसान के पास चुम्बक थी, वो चुम्बक पाई थी, तो उसने क्या किया दोस्तों, उसके मन में एक दिन आया कि इस चुम्बक को थोड़ा पीट के ऐसा बनाया जाए कि इससे कुछ हल वगैरह बन जाए। तो उन्हें वो पीटने लगा, चुम्बक को पीटने लगा किसान। तो पीटने से क्या हुआ कि वो मैग्नेट उसकी ख़राब हो गई, अच्छी तरह से काम नहीं किया उसने। हम किसी चुम्बक को अगर पीटते हैं, है ना, तो क्या होता है, वो विचुम्बकित हो जाती है, वो चुम्बक नहीं रहेगी, उसमें चुम्बकीय गुण समाप्त हो जाएगी। अगर अधिक ज़्यादा पीटेंगे, थोड़ा बहुत नहीं, ज़्यादा पीटेंगे तब। क्यूरी ताप क्या है, अगर चुम्बक को गर्म करें, उसने सोचा कि गर्म करके अच्छी पीटी जा सकती है, किसान ने ये सोचा, तो उसने उसे गर्म भी कर दिया। तो गर्म करने पर क्या हुआ, उसका जो टेम्परेचर था दोस्तों, उस टेम्परेचर के कारण वो उसका जो चुम्बकीय गुण था वो ख़त्म हो गया पूरी तरह से। तो सबके लिए अलग अलग होता है क्यूरी ताप। लोहे के पदार्थों के लिए 770 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। कोबाल्ट और निकेल के लिए क्यूरी ताप जो होता है दोस्तों, वो कोबाल्ट के लिए दे रखा 1100 और निकेल के लिए 360 डिग्री सेंटीग्रेड। और निकेल से बनने वाले हमारे पास कोई चुम्बक है, मैग्नेट है, अगर 360 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर ताप पर उसे हम गर्म करें, तो उसमें जो मैग्नेटिक गुण है वो अपने आप ही खत्म हो जाएगा। तो क्यूरी ताप आपकी समझ में आ गया होगा दोस्तों। देखो शैथिल्य वक्र का इसमें एक प्रैक्टिकल दे रखा है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये शैथिल्य वक्र है, चुम्बकीय शैथिल्य, मैग्नेटिक हाइपोथेसिस क्या होता है ये आप देख लीजिए। इसे मैं आपके में दिखाई देता हूँ आप लोगों को, क्योंकि अगर मैं आपको नहीं दिखाऊंगा तो आप उस चीज़ को नहीं समझ पाएंगे। देखो ये शैथिल्य वक्र का प्रैक्टिकल है, बहुत अच्छा इसमें दे रखा है। मैं सारी चीज़ें बहुत ही अलग अलग बुकों से ऑब्जर्व करता हूँ दोस्तों। तो ये प्रैक्टिकल है, शैथिल्य वक्र जो बनता है वो कैसे बनता है। ये एक परिनाल का है ये भी दोस्तों, और यहाँ पर क्या है, इस पर कुंडली इस तरह से लगा दी गई है, तो यहाँ पर इसमें करंट का फ्लो किया गया, तो यहाँ पर क्या होगा, मैग्नेट बनेगी। तो मैग्नेट बनेगी, और ये पदार्थ पर निर्भर करती है, पदार्थ सॉफ्ट आयरन का है या स्टील का है। अगर सॉफ्ट आयरन का है तो उसमें मैग्नेट जो बनेगी, तो वो क्या बनेगी, थोड़ी इसमें जो धारण करने की प्रवृत्ति आयरन में अधिक होती है, इसमें लंबे समय तक मैग्नेट रह सकती है।
और जो स्टील होता है उसमें इतना लंबे समय तक नहीं रह सकती। तो ये वक्र मैंने इसमें जो आपको समझाया था लास्ट वीडियो में, वही चीज़ इसमें ये प्रैक्टिकली तौर पर समझाई गई है दोस्तों। चलो आगे बढ़ते हैं। तो आगे कुछ नहीं है ज़्यादा। सुपर चालकता है, मेसनर प्रभाव है, ये मैं पहले पढ़ा चुका हूँ, ये आपका इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में आ चुका है। और इसमें सारी चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं दोस्तों। अब बस इतना ही दोस्तों, और इसके लिए दूसरी वीडियो में डाल देता हूँ, उसे आप देख लीजिए। तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। थैंक यू वेरी मच।